गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। करके देखो। कृषि क्रियाओं के कुछ चित्र दिए हुए हैं, उनके नीचे नंबर लिखने हैं आपको। अब जो क्रिया सबसे पहले आती है उसे 1 से शुरू कर कर आपको उसको नंबरिंग देते हुए जाना है। 2 3 4 5 6। देखिए इसमें से आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे सीड ड्रिल से बुआई हो रही है, यहाँ पर फसल काटी जा रही है, यहाँ पे कोई छिड़काव हो रहा है, कीटनाशक का भी हो सकता है, खरपतवार नाशी का भी हो सकता है। यहाँ पे खरपतवार से सुरक्षा, ठीक है। यहाँ पे मिट्टी तैयार करना और सिंचाई, ठीक है ना। पानी चल रहा है मतलब सिंचाई हो रही है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? मिट्टी तैयार करना। दूसरे नंबर पर आपका क्या आएगा? बुआई। तीसरे नंबर पर आपका क्या आएगा? पानी देना मतलब सिंचाई। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर आपका क्या आएगा? खरपतवार से सुरक्षा करना, हाथ से निकाल रहा है, यहाँ पे वो खरपतवार छिड़काव कर रहा है 5 नंबर। और छठे नंबर पर क्या होगा? जब फसल बन गई है तो उसकी कटाई हो गई। सेकंड क्वेश्चन है, फसल उगाने में कई काम होते हैं, पता करो कि ये कौन कौन से हैं और किस क्रम में होते हैं। सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, दूसरे नंबर पर बीज बोना, तीसरे नंबर पर खाद देना या उर्वरक देना, चौथे नंबर पर सिंचाई करना, पांचवें नंबर पर उसकी खरपतवार से सुरक्षा करना, छठे नंबर पर कटाई करना और सातवें नंबर पर भंडारण करना, उसे भंडारित कर देना। नीचे कुछ फसलों के नाम दिए गए हैं, आपको उसमें से रबी और खरीफ की फसलें छांट कर लिखनी है। रबी की फसलें हैं गेहूं, चना, मटर, तिल। ये उत्तर भारत के हिसाब से रबी की फसल है। और खरीफ की फसल है मक्का, चावल, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, तिल। ये तिल जो है वो दक्षिण भारत के हिसाब से खरीफ की फसल है। और मूंग, ठीक है। जो फसलें रबी और खरीफ दोनों में बोई जाती हैं उनके नाम तिल, तरबूज, खीरा, लौकी, ये दोनों में बोई जाती हैं। तिल अभी ऊपर आया है। मतलब बहुत सी फसलें हैं जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के हिसाब से खरीफ और रबी दोनों में बोई जा सकती हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दलहन फसलें जिनसे हमें दालें मिलती हैं, मटर, चना, मसूर, उड़द, मूंग, ठीक है। दालों के नाम आपको लिखने हैं। तिलहन फसलें जिससे हमें तेल मिलता है, मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सूरजमुखी, ठीक है, इनसे हमें तेल मिलता है। हरे चारे वाली फसलें, हरा चारा होता है जो हम पशुओं के लिए बोते हैं फसलें ज़्यादातर, मक्का, ज्वार, बाजरा, लोबिया, जिनके नीचे काफ़ी फली होती है। हरी खाद वाली फसलें, हरी खाद जिनको हम उगाते हैं और फिर उनको उसी मिट्टी में दबा देते हैं ताकि वो खाद बन सके, लोबिया, उड़द, मूंग, ग्वार। अनाज वाली फसलें गेहूं, चावल, जौ, मक्का और बाजरा। अनाज में आप जिनसे हमें अनाज मिलता है, गेहूं, चावल, वो वाली लिखनी है आपको। नीचे दी गई सूची में से फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जीव आपने छांटने हैं। देखिए सबसे पहले तो पक्षी फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, बीज ही खा लेते हैं। चूहे भी ऐसे ही करते हैं। तना छेदक तने खा लेते हैं उसके बाद मधुमक्खी, तितली, टिड्डा फसल में लग जाता है। उसके बाद गोलक शलभ, ये भी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद हम फसल उगाने के लिए किस किस का प्रयोग करते हैं? हल, कुदाली, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, दरांती, कंबाइन, ये सारे फसलों को उगाने काटने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली उपकरण हैं। या तुम्हारे यहाँ खरीफ में बोकर रबी में कटने वाली फसलों की सूची बनानी है। चावल, बाजरा। एक ऐसे फसल का नाम लिखना है जो तैयार होने में 1 साल लगता है। गन्ने की फसल से तैयार होने में 12 से 18 महीने का समय लगता है। फसलों के बीच बीच में कुछ पौधे उगाते हैं, ये क्या हैं और इनसे फसलों को क्या नुकसान पहुंचता है? जो पौधे उगाते हैं उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। ये फसल से जल, पोषक, जगह, प्रकाश आदि के लिए स्पर्धा करते हैं और फसल की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। इसके बाद आपको उर्वरक और खाद में अंतर लिखना है। रासायनिक तत्वों का प्रयोग करके जो बनाया जाता है वो उर्वरक है। पेड़ पौधों और जंतुओं का अपशिष्ट से जो बनाया जाता है वो खाद है। कृत्रिम तत्वों से जो बनाया जाता है वो उर्वरक है। जीवाणु और कवक का अपघटन का कार्य करता है वो खाद है। और जल में जो अलग अलग होता है वो भी खाद है। क्वेश्चन पे चलते हैं। रामू किसान ने अपनी फसल को बोने से पहले मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार किया, फिर उसने बीजों को उचित गहराई और दूरी पर पंक्तियों में बोया।
ठीक है, रामू ने तो सब कुछ अच्छा किया, जबकि श्यामू किसान ने ऐसा नहीं किया, उसने बीजों को मिट्टी के ऊपर ही डाल दिया। इन दोनों के ने एक ही प्रकार के बीजों का प्रयोग किया था, लेकिन इसके हिसाब से आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। रामू और श्यामू में से किसकी खेत की मिट्टी में वायु का संचार आसानी से होगा? रामू की, क्योंकि उसने अच्छी तरह से मिट्टी तैयार की, ठीक है, इसीलिए उसकी फसल की उपज भी अच्छी होगी। इससे फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फसल की उपज भी अच्छी होगी और वायु संचार ज़्यादा होगा। दोनों से के खेत में किसके खेत में जल अधिक देर तक रुकेगा और क्यों? श्यामू के खेत में जो जल है ऊपर ही खड़ा रहेगा काफ़ी देर तक, क्योंकि उसने मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार नहीं किया। श्यामू किसान के खेतों में कहीं जगह कोई पौधा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो वो बीज उसने डाले थे ऊपर ही ऐसे ही फेंक दिए थे, तो पक्षी, गिलहरी, जीव आदि बीजों को खा गए होंगे या उठाकर ले गए होंगे, ठीक है, इसलिए वहाँ पर कोई पौधा नहीं होगा। यशवंत ने अपने खेत में कई वर्षों तक गेहूं की फसल उगाई, पर फसल उत्पादन वर्ष प्रति वर्ष कम होते चला गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने गेहूं की एक ही फसल को बार बार उगाया। तुम यशवंत को इस समस्या को दूर करने के लिए क्या सलाह देंगे? इससे मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो गई, ये भी यहाँ पे आपको लिखना है, इसमें मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो गई। तुम यशवंत को इस समस्या को दूर करने के लिए क्या सलाह देंगे? हम उसे फसल चक्कर अपनाने के लिए की सलाह देंगे। वह प्रक्रिया जो उपयोग में लाएंगे उसका नाम बताओ। फसल चक्कर, फसलों को अदल बदल कर बोना, कि एक बार कोई और फसल बोना, उसके बाद कोई और फसल बोना। फसलों में हम खाद क्यों डालते हैं? उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए, भूमि की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने, पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए, ह्यूमस की मात्रा बढ़ाने के लिए। कृत्रिम रूप से खाद कैसे बनाई जाती है? कृत्रिम रूप से बनाई जाने वाली खाद को जो है हम उर्वरक कहते हैं, खाद नहीं कहते। जो हम कृत्रिम रूप से बनाते हैं यह फैक्ट्रियों में रसायनों के प्रयोग द्वारा बनाई जाती है। क्या इसे पशु और कृषि अपशिष्ट द्वारा भी बनाया जा सकता है? हाँ, इसे पशु और कृषि अपशिष्ट के विघटन द्वारा भी बनाया जा सकता है। इसके लिए मिट्टी में गड्ढे में दबा दिया जाता है। इसके लिए इसे मतलब कृषि अपशिष्ट और पशुओं के अपशिष्ट को। कृषि में केंचुओं का क्या महत्व है? केंचुए मिट्टी को भुरभुरी कर देते हैं, जिससे मिट्टी में वायु का संचार बढ़ जाता है, और केंचुए खाद बनाने में भी मनुष्य की सहायता करते हैं। बासालिन, यह एक खरपतवार नष्ट करने की दवा है जो बीजपत्री पौधों को, एक बीजपत्री जिनको हम 2 बराबर भागों में नहीं तोड़ सकते, ऐसे बीज जिन्हें हम 2 बराबर भागों में नहीं तोड़ सकते, जैसे गेहूं का बीज है उसे हम 2 बराबर भागों में नहीं तोड़ सकते, उसे हम एक बीजपत्री कहते हैं। और द्विबीजपत्री जिन्हें हम 2 बराबर भागों में तोड़ सकते हैं, जैसे कि चना है, मटर है, उसे हम 2 बराबर भागों में तोड़ सकते हैं, वो होते हैं द्विबीजपत्री पौधे। तो बासालिन जो है वो एक खरपतवार नष्ट करने की दवा है जो एक बीजपत्री पौधों को नष्ट कर देती है। 2,4-D, यह भी एक खरपतवार नष्ट करने की दवा है, लेकिन जो सभी पौधों को नष्ट कर देती है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक किसान ने सोयाबीन के खेत में 2,4-D दवाई छिड़क दी, तो निम्न में से क्या होगा? उसकी सोयाबीन की जो फसल है वो भी नष्ट हो जाएगी। चने की फसल में मैं कौन सी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए? अब मैंने बताया ना, चना कौन सी फसल है? द्विबीजपत्री फसल है, तो हमें बोसालिन इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि चना द्विबीजपत्री, उससे चना नष्ट नहीं। एक किसान के 2 खेत बिल्कुल साथ साथ हैं, उनकी मिट्टी भी एक जैसी है। उसने किसान ने सबके पौधे उगाकर बरसात में उसे जोत दिया, सबके मतलब किसी चीज़ के प्लांट के पौधे उगाकर। दूसरे खेत में उसने ऐसा नहीं किया, फिर उसने दोनों में गेहूं उगाया। पहले में उपज अच्छी हुई, दूसरे में उपज अच्छी नहीं। उसका क्या कारण हुआ? क्योंकि पहले खेत में उसने हरी खाद का प्रयोग किया जो पूरी तरह से मिट्टी में मिल गई और उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ गई। तुम्हारे यहाँ अनाज के भंडारण के लिए क्या क्या प्रयोग किया जाता है? अन्न धातु से बनी टंकियाँ, सभी के यहाँ यही इस्तेमाल की जाती हैं, लगभग धातु से बनी टंकियाँ। राम के पास बोने के लिए कुछ बीज हैं, राम उन्हें कैसे पहचानेगा कि वो स्वस्थ हैं? नहीं, राम उन्हें पानी में डालेगा, जो बीज खराब हैं वो ऊपर तैरने लगेंगे और स्वस्थ बीज जो हैं वो पानी में डूब जाएंगे। अब इनमें से आपको सही और गलत छांटना है। भूमि के ऊपरी सतह पर कुछ सेंटीमीटर गहरी मिट्टी ही पौधों की वृद्धि के लिए सहायक है, सही है। मिट्टी में मृत पौधों और जंतुओं के शरीर और उनके अंश भी पाए जाते हैं जो मिट्टी में उपस्थित जीवों द्वारा नष्ट नहीं हो पाते, गलत है। मिट्टी में उपस्थित जीवों द्वारा सभी नष्ट हो जाते हैं, नहीं आएगा, नहीं हो पाते, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। जुताई द्वारा मिट्टी को उलटने पलटने से उसकी जल धारण करने की क्षमता में भारी कमी होती है। आप कमी वर्ड हटाएंगे, गलत है, वृद्धि आ जाएगा, यहाँ पर कमी की जगह वृद्धि आ जाएगा। मिट्टी में बीज डालने की प्रक्रिया को प्रसारण कहते हैं, गलत, इसे हम क्या कहते हैं? बुआई कहते हैं।
पौधों को खनिज पोषक मिट्टी से ना प्राप्त होकर जल द्वारा ही मिलते हैं। न हटाएंगे आप यहाँ से, गलत है। पौधों को पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होकर जल द्वारा ही मिलते हैं। मिट्टी से पानी के द्वारा ही ऊपर जाते हैं। सिंचाई की किस्म और आवृत्ति मिट्टी के स्वभाव और फसल की किस्म पर निर्भर करती है, ये सही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग आल्सो।